हाँ भेज देंगे भेज देंगे। ठीक है सर। म्यूट कर लो प्रशांत। अब देखो ऐसा है कि हम लोग सॉफ्टवेयर में यही देखते हैं कि हम लोग यूज एम्प्लॉय लिखे तो एम्प्लॉय खुल गया, और जैसे ही देखेंगे यूज कस्टमर तो एम्प्लॉय बंद हो जाएगा और कस्टमर खुल जाएगा। एक बार में एक ही डेटाबेस खुला रहता है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो है नहीं। और सिंपल अगर सिर्फ यूज लेके इंटर मार देते हैं तो मेरा डेटाबेस बंद हो जाता है। अब बात यह है कि हम लोग मल्टीपल डेटाबेस पे कैसे काम करें। हमारा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा उसमें एक डेटाबेस से तो काम चलेगा नहीं। मान लो कि हम कस्टमर ही बना रहे हैं, हम सप्लायर ही बना रहे हैं, एम्प्लॉय भी हमारे यहाँ जो है उनका भी लिस्ट है, ठीक है। बहुत सारा मेरा टेबल होगा जिसको यूज करके हम अपना पूरा डेटा मेंटेन करते हैं, ठीक है। और जब एक डेटाबेस और दूसरे डेटाबेस के बीच में अगर कुछ हमको देखना होगा तो हम कैसे देखेंगे। जैसे मान लो कि एम्प्लॉय का एक डेटाबेस है और एम्प्लॉय ने कुछ लोन ले रखा है कंपनी से ही, उसका भी एक डेटाबेस है, ठीक है। तो हम कैसे क्या करें कि हम दोनों को एक साथ देख सकें। ये दोनों तो खुलेगा नहीं एक बार में, और मान लो दोनों नहीं खुलेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा कि लोन वाले में भी एम्प्लॉय नंबर, उसका एड्रेस, उसका नाम सब रखना पड़ेगा ताकि स्टैंड अलोन वो फाइल हम यूज करें तो सारा डिटेल मिल जाए। समझ में आ रही है बात। एक हमारे पास एम्प्लॉय का डेटाबेस है जिसमें एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय का नेम, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर सारा लिखा हुआ है ना। और एक हमारा कि कंपनी से उसने कुछ लोन ले रखा है, उसका भी एक डेटाबेस है। उसमें भी अगर हम रखेंगे एम्प्लॉय नेम, कौन एम्प्लॉय कितना पैसा लिया है किस डेट में, तो एम्प्लॉय नेम, उसका नाम, उसका एड्रेस, सारा डेटा हमको रखना पड़ेगा, ठीक। तो ऑलरेडी हमारे सेम डेटा एक डेटाबेस में था, वही डेटाबेस में वही सारा इंफॉर्मेशन हम किसी दूसरे डेटाबेस में भी रख रहे हैं, तो मतलब रिपीटिशन हो रहा है डेटा का, है ना। कितना अच्छा होता है कि हमको सारा डेटा जो ऑलरेडी एक जगह है हमको दूसरी जगह नहीं रखना पड़ता, तो हम बहुत काफी स्पेस बचा पाते डेटा का। अगर वैसा करते तब हमको क्या करना पड़ता कि हमारा जो डेटाबेस है उसको एम्प्लॉय डेटाबेस से लिंकअप करना पड़ता, लिंक रहता तभी हमको सारा इंफॉर्मेशन मिलता, ठीक है। हम लोग डिटेल देखेंगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो हम लोग एग्जाम्पल के रात में हम लोग कंसिडर करेंगे डेटाबेस, उसको समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मल्टीपल डेटाबेस क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल, अभी हम लोग जो बोले डेटा रिपीट हो रहा है, डेटा रिपीटिशन जो होता है टेक्निकली उसको डेटाबेस में हम बोलते हैं डेटा रिडंडेंसी, उसको बोलते हैं हम लोग डेटा रिडंडेंसी। और हमको लगता है कि और ये डेटाबेस का जो यूट्यूब लाइव किए होगे पहला वाला, तो उसमें डेटा रिडंडेंसी तुम लोग सुने होंगे, ठीक है। ठीक, कि जब हेलो, हाँ, कि जब आप एक ही इंफॉर्मेशन को एक से ज्यादा जगह सेव करते हैं तो डेटा रिपीट होता है, जिसको हम बोलते हैं डेटा रिडंडेंसी, ठीक है। डेटा रिडंडेंसी इन द डेटाबेस मींस दैट सम of the field are repeated in the database. Data redundancy is a common problem in the database system. This redundancy, मतलब repetition, may occur either in one or more database file or in same database file. Repetition समझ में आता है कि अगर होगा तो उसको redundancy बोलेंगे, और जब एक ही वैल्यू बार बार दिखेंगे तो मेमोरी में जिसको जितना जगह लेना है या फिर हार्ड डिस्क में जो जगह लेना है वो भी रिपीट होगा, ठीक है सर। हाँ सर ये जो मल्टीपल डेटाबेस है, मतलब हम बहुत सारे डेटाबेस को एक साथ ओपन करके उस पर वर्क कर सकते हैं, इसके बारे में बता रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक साथ ज्यादा डेटाबेस खोलेंगे, दोनों को लिंकअप करेंगे, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन एस्टैब्लिश होगा, उसके बाद हम लोग डेटा यहाँ से भी फेच करेंगे, वहां से भी फेच करेंगे, ठीक है। यस, थैंक यू। हाँ, तो रिडंडेंसी से हमको नुकसान क्या है। पहला नुकसान तो है कि डेटाबेस का साइज बढ़ जाएगा, ठीक है।
डेटाबेस का साइज जब बढ़ जाएगा तो हमारा डेटाबेस रशमॉर टेक्नोलॉजी और इतना उतना जो हम लोग बोलते हैं इफिशिएंसी डेटाबेस का, फास्ट एक्सेस, फास्ट सर्चिंग, डेटाबेस बहुत बड़ा होगा तो सर्चिंग हमारा स्लो हो जाएगा, या यूं बोले कि हमारे डेटाबेस का इफिशिएंसी घट जाएगा, हमारे डेटाबेस का इफिशिएंसी घट जाएगा। और इट मे कॉज डेटा इनकंसिस्टेंसी। देखो ये दो प्रॉब्लम है, दोनों इंटर रिलेटेड है, रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी कहने का मतलब होता है कि एक तरह से ऐसा बोले, रफली समझने के लिए बोले कि झूठ बोल देना, ठीक है, झूठ बोल देना मतलब सच्चाई कुछ और है और तुम कुछ और बता रहे हो हमको, तो हम बोलेंगे कि तुम इनकंसिस्टेंट हो डेटाबेस की लैंग्वेज में, ठीक है। या फिर ये बोलें कि डेटाबेस का एक से ज्यादा टेबल है और ये टेबल कुछ बोल रहा है और ये टेबल कुछ बोल रहा है, ठीक। अब ये बात अभी हम लोग को बताया कि एक एम्प्लॉय का डेटाबेस फाइल है और उसने लोन लिया तो एक और डेटाबेस फाइल बना, ठीक है, और कोई लिंकअप नहीं हो रहा है और एक ही डेटाबेस यूज कर सकते हैं एक टाइम में, ऐसा जो फैसिलिटी था फॉक्सफ्लोरेंट पहले जो अभी तक जो हम लोग देखे थे, एक बार में एक ही डेटाबेस फाइल खुलेगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि इस लोन वाले ने सारा डेटा भर दिया, एम्प्लॉय का नंबर जो एम्प्लॉय में था सारा भर दिया इसमें, ठीक है, ताकि हम एक सिंगल स्टैंड अलोन फाइल खोलें तो हमको पता चले कि कौन एम्प्लॉय किस डेट में कितना लोन लिया है, उसका एड्रेस क्या है, उसका फोन नंबर क्या है, ठीक है। तो मेरा दूसरा फाइल पर डिपेंडेंसी नहीं रहेगा, स्टैंड अलोन हमको सारा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाएगा। चलो ठीक है, मान लिया। अब क्या है कि किसी एम्प्लॉय का घर चेंज हुआ, एड्रेस चेंज हुआ उसका, वो अपने कंपनी में लिख के दे दिया कि भाई मेरा एड्रेस चेंज हो गया है, ठीक। तो भाई वहां पे जो एडमिन स्टाफ थे उनका काम था कि उसको डेटाबेस को अपडेट कर देना। तो उन्होंने क्या किया, एम्प्लॉय डेटाबेस खोला, उसका एड्रेस चेंज कर दिया, ठीक। उनको लोन वाले में भी चेंज करना था एड्रेस, क्योंकि वहां भी एड्रेस था, वहां नहीं किया इन्होंने। तो अब क्या हुआ कि एम्प्लॉय में बता रहा है कि वो रहते हैं राजेंद्र नगर में और लोन वाले में बता रहा है कि वो रहते हैं बोरिंग रोड में, ठीक है। तो एक ही इंसान दो जगह तो नहीं रह सकता है। तो हम लोग बोलते हैं क्या, मेरा डेटाबेस इनकंसिस्टेंट हो गया, एक ही इंफॉर्मेशन कंफ्लिक्ट हो रहा है दो अलग अलग डेटाबेस पे, ठीक है। अगर हम इसको रिडंडेंट ना बनाते, हम लोग डेटाबेस एम्प्लॉय का सारा डिटेल हम सिर्फ एम्प्लॉय डेटाबेस में रखते और वहां जो कुछ एक कॉमन फील्ड एम्प्लॉय आईडी वगैरह से उसको हम लोग कनेक्ट कर देते, लिंकअप कर देते, कैसे करेंगे बाद में देखेंगे, लिंकअप कर देते, तो क्या होता कि एक ही जगह हम डेटा मॉडिफाई करते, अपडेट करते और सब जगह हो जाता है, ठीक है। तो रिडंडेंसी अगर हो रहा है तो डेटा इनकंसिस्टेंसी भी होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लोग देते हैं कि किसी बड़े हॉस्पिटल में ओपीडी में कोई गया दिखाने के लिए, तो वहां गया तो कि भाई डॉक्टर को दिखाना है, जनरल फिजिशियन नंबर लग गया, तो काउंटर पे गया, बोला कि ठीक है नाम बताइए, पता बताइए, ये बताइए, पेशेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के दिया, पेशेंट रजिस्ट्रेशन उसका हो गया, एक पेशेंट आईडी मिल गया, डॉक्टर भी हो गया, सब कुछ हो गया, गया पेशेंट दिखाने के लिए डॉक्टर के पास, ठीक है, वहां एक पेशेंट का एंट्री हो गया, डेटाबेस बन गया, पेशेंट को दिखाने गया, पेशेंट का इंफॉर्मेशन थोड़ा लेने के बाद बोले कि भाई ऐसा है कि आपको कुछ ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा, कुछ ऐसा टेस्ट कराना पड़ेगा, आप पैथो में चल जाइए। तो पैथो लैब में गया पुर्जा लेके, पैथो लैब बोला ठीक है नाम बताइए, पता बताइए, वहां सीधे को पेशेंट रजिस्ट्रेशन पैथो लैब का भी हो गया, ठीक है। उसका रिपोर्ट आया, रिपोर्ट डॉक्टर देख के बोला कि भाई आपको तो एडमिट होना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, एक्सेट्रा कुछ ही बोला, आप चल जाइए ऑपरेशन थिएटर में ऊपर में। तो वो पेशेंट दौड़ा दौड़ा गया ऑपरेशन थिएटर, वहां बोला डॉक्टर से आपको ऑपरेट करना है, ठीक है। फिर पेशेंट आईडी बताइए, नेम बताइए, एड्रेस बताइए, तो एक ही पेशेंट का डेटा 3 जगह स्टोर हुआ, ठीक है। अगर सारा का सारा सिस्टम कनेक्टेड नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडअलोन डेटाबेस बनाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, ठीक है। अब ऑपरेशन थिएटर वाला तो नहीं जाएगा नीचे काउंटर पे ओपीडी वाला से कि भाई जो भेजे थे अभी एक्स वाई जेड कुमार को, तो उनका डेटा दीजिए, ठीक है। अब क्या होगा कि अब पेशेंट का कोई इंफॉर्मेशन अगर चेंज करना होगा तो हर जगह चेंज करना पड़ेगा जहां जहां उसका एंट्री हुआ है। अगर कोई एक जगह चेंज नहीं हो पाता है तो वो डेटा चेंज डेटा के साथ कंफ्लिक्ट करेगा, तो हम बोलते हैं क्या, ये हमारा डेटा इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। इसी चीज को देख लो, if same piece of data is repeated many times and need to modify, then all the repeated data value is needed to modify,
but if some of them is modified and rest are not, then same data or information is in conflict. Then it is called the database are not consistent या inconsistent. ठीक है, वो कंसिस्टेंट नहीं है और कंसिस्टेंट नहीं है मतलब इनकंसिस्टेंट है, दोनों तरीके से बोल सकते हैं. इट इज नॉट कंसिस्टेंट और इट इज इनकंसिस्टेंट. We can eliminate or minimize data redundancy dividing a database file into two or more database files, such as master file which contain the master record and a transaction file which contain all transactions and both are related or connected by a common field. ठीक है, हम लोग दो फाइल बनाएंगे, दो फाइल में अलग अलग डेटा रखेंगे और दोनों को एक किसी कॉमन फील्ड के बेसिस पे हम कनेक्ट कर देंगे. ठीक है, अब जैसे बताओ एक डेटाबेस फाइल तुम लोग का है रोल नंबर वाइज या हम बोले आईडी वाइज डेटा बना हुआ है, तुम लोग का मास्टर फाइल बना हुआ है जिसमें तुम्हारा नाम, फादर्स नेम, एड्रेस सब कुछ है. ठीक है, दैट इज मास्टर फाइल. मास्टर फाइल मतलब ये रेगुलर बेसिस पे चेंज होने की आवश्यकता नहीं होती है, जब कुछ तुम्हारा डेटा चेंज होगा तभी होगा. अब मान लो तुम जैसे जैसे जिस डेट में फी जमा करते हो हमको वो एक फाइल मेंटेन करना है, वो डेटाबेस मेंटेन करना है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब जैसे विनायक आया फी जमा करने के लिए, मान लो सपोज मंथली फीस हो रहा है या सेमेस्टर वाइज हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे कि डेट लिखेंगे. डेट लिखने के बाद हम लिखेंगे रोल नंबर 14 और उसका आईडी विनायक गुप्ता और ये इतना पैसा जमा किया. तो सेम टू सेम जो डेटाबेस मास्टर फाइल में है रिपीट हो गया. दूसरा उपाय है कि हम कॉमन फील्ड मतलब उसमें से हम रोल नंबर निकाल लें या फिर आईडी बेटर होगा क्योंकि और भी क्लास में रोल नंबर रिपीट होता है. तो हम सिर्फ आईडी लिखेंगे 6739 इतना पैसा जमा किया. ठीक है, तो अब हम जब वो फाइल खोलेंगे 6739 तो हमको थोड़ी पता चलेगा कि विनायक का है. तो हमको 6739 को उस आईडी को स्टूडेंट के मास्टर फाइल के साथ रिलेट करना पड़ेगा ताकि हमको जब इंफॉर्मेशन देखे तो हमको पूरा दिखे कि भाई विनायक गुप्ता इतना आईडी, इतना रोल नंबर, इतना एड्रेस और इतना कब कब जमा किया है. ठीक है, समझ में आ रही है बात? यस सर. ठीक है, तो हम एक फील्ड सिर्फ दोनों के बीच का एक फील्ड कॉमन रखेंगे जिसके बेसिस पे वो कर दें. ठीक है, अब देखो मान लो, ठीक है कंफ्यूज हो जाओगे फिर रहने दो. यहाँ सब समझ में आया, हम लोग आगे देखते हैं. अब एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि कैसे डेटा रिडंडेंट होने पे हमारा डिस्क स्पेस जो है हमारा वो जाया जाता है, वो बर्बाद होता है. ठीक है, हम एक लाइब्रेरी डेटाबेस हम लोग कंसिडर कर रहे हैं जिसमें स्टूडेंट आईडी है, नंबर है, 4 उसका वेट दिए हैं, नेम है, एड्रेस है, कोर्स है, बुक आईडी है, बुक नेम है, स्टेटस है, सारा का सारा कैरेक्टर है. ठीक है, डेट है और फाइन है. ये हम डेटाबेस है जिसमें कि जब जब तुम आओगे बुक इशू कराने के लिए स्टेटस में हम लोग आई या आर इशू हो रहा है रिटर्न हो रहा है ये इंफॉर्मेशन रखेंगे. और जब जब बुक इशू कराने आओगे तो हम इशू रजिस्टर जो है तुम देखोगे कि रजिस्टर में इशू रजिस्टर में तुमको अपना पूरा डिटेल भरना पड़ता है ना, रोल नंबर, आईडी, किस बैच के हो, बुक का नाम, डेट, ये सब भरना पड़ता है. ठीक ठीक वैसे ही अगर हम इम्प्लीमेंट करें डेटाबेस में तो क्या होगा. तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर है डेटाबेस का जिसमें हम हर डेटा जो ट्रांजेक्शन होगा हमारे लाइब्रेरी में या तो इशू हो या तो रिटर्न हो उसको हम लोग मेंटेन करेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो देखो तो ये सारे के सारा हम जोड़े तो होता है मेरा 76. ठीक है, 76 और हर एक रिकॉर्ड का ये 76 आया और एक बाइट एक्स्ट्रा होता है डिलीट इंफॉर्मेशन. जब हम लोग डिलीट करते थे डिलीशन के लिए मार्क हो जाता था रिकॉर्ड, उसके लिए एक बाइट अलग से ऐड हो जाता है उसमें जो डिलीट इंफॉर्मेशन को मेंटेन करके रखता है. क्या हो गया, डिलीट इंफॉर्मेशन मेंटेन करके रखता है. तो टोटल हो गया 77. ठीक है, तो ये हमारा एक रिकॉर्ड का साइज कितना हो गया 77 बाइट.
अब ऐसा मान के चलते हैं कि 60 स्टूडेंट है और एवरेज सब स्टूडेंट 4 बुक ले रहा है एक महीने में, ठीक है। तो 4 बुक ले रहा है तो 4 बुक रिटर्न भी करोगे, तो 4 बुक जब इश्यू होगा तो 4 एंट्री हर स्टूडेंट का, जब रिटर्न करेगा तो 4 एंट्री हर स्टूडेंट का, मतलब टोटल पर स्टूडेंट एवरेज 8 एंट्री हो रहा है, ठीक है। तो अब डेटाबेस का साइज कितना हो गया मेरा, देखो तो 60 स्टूडेंट था, 8 एंट्री पर हेड और 77 बाइट का एक रिकॉर्ड, तो टोटल मेरा आया 36,960 बाइट। इतना रिकॉर्ड मेरा जनरेट हुआ एक महीने में। क्लियर है? यस सर। लेकिन यहाँ पे एक चीज और, ये तो समझ में आ ही गया होगा तुम्हारा, नेम एड्रेस कोर्स, हाँ, स्टूडेंट आईडी नेम एड्रेस कोर्स, ये सारा का सारा हर रिकॉर्ड में रिपीट हो रहा है तुम्हारा, ठीक है। मतलब प्रशांत 4 बुक लिया, 4 रिटर्न किया, तो चारों में प्रशांत कुमार लिखा हुआ है इशू में, चारों में रिटर्न में प्रशांत कुमार लिखा हुआ है। अब हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं, इसको हम लाइब्रेरी बुक को हम लोग 2 भाग में बांट देते हैं, ठीक है, ताकि देखेंगे रिटेंडेंसी कितना होता है मेरा। देखो 36,960 है, मतलब मोटा मोटी 37,000 बाइट है। अब यहाँ देखो क्या करते हैं कि हम नाउ डिवाइडिंग दैट टेबल इनटू 2, वन इज स्टूडेंट मास्टर एंड ट्रांजेक्शन फाइल इशू एंड रिटर्न, है ना। तो हम स्टूडेंट का एक मास्टर फाइल बनाते हैं जिसमें स्टूडेंट आईडी नेम एड्रेस कोर्स रखते हैं, मतलब इसमें जो था उसी को ले लिया, एस आईडी नेम एड्रेस कोर्स, बाकी बुक आईडी ये सब तो सारा हमारा लाइब्रेरी का था। इसको और बड़ा कर सकते थे लेकिन इतना ही रखते हम लोग। तो ये हमारा अब जोड़ेंगे हम लोग तो ये आएगा मेरा 45, ठीक है। 5 5 10 4 14 के 4 हाथ में 1 2 और 2 4 और एक डिलीट वाला 45। 60 स्टूडेंट है तो 60 स्टूडेंट है तो मेरा डेटाबेस स्टूडेंट डिलीट वाला साइलेंट रहता है ना। हाँ, लेकिन अगर हम लोग बाइट चेक करेंगे तो मिलेगा हमको, है, इसको इसलिए जोड़ दिए। साइलेंट क्या रहेगा, वो दिखेगा ही नहीं, तो इंटरनली सॉफ्टवेयर मैनेज करता है ना, जिसका जब हम इसको डिलीट करेंगे तो वो वाला बाइट मेरा ऑन हो जाएगा, जिससे पता चलेगा कि वो डिलीट बाइट है, मतलब ये डिलीटेड है। तो ये हमारा 60 स्टूडेंट अगर है मेरे क्लास में तो 2700 बाइट मेरा मास्टर फाइल का हो गया। अब और ट्रांजेक्शन फाइल में एस आई डी बुक नेम स्टेटस डेट फाइन, ये हमारा हो गया, टोटल हो गया 17,760 बाइट, ठीक है। तो अब 60 स्टूडेंट 8 हर, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 37 है, 8 एंट्री पर स्टूडेंट हम लोग वहां जुड़े थे और 60 स्टूडेंट, ये टोटल 17,760 बाइट आ गया। टोटल डेटाबेस का साइज मेरा कितना हुआ, 1760 ये वाला और 2700 ये वाला, तो मिला के 20,460, ठीक। पहले वाला जो था वो आ रहा था 36,960 और ये आ रहा है 20,460। तो ये हमारा फायदा है कि हमारा डेटाबेस का साइज छोटा हो गया, हम लोग काफी कुछ बचा लिए, है ना। ये मेरा 37,000 था, ये 20,000, दुगना से थोड़ा सा कम, है ना। तो ये समझ में आया सर? सर यहाँ पे एक जो मास्टर फाइल बन रहा है और एक ट्रांजैक्शन फाइल बन रहा है, तो सर फिर दोनों, मतलब सर अगर हम उसमें एंट्री कुछ करते हैं मास्टर फाइल में और सर ट्रांजैक्शन फाइल भी चाहते हैं अगर अपडेट हो जाए उस साइमल्टेनियसली, तो सर फिर दोनों को लिंक करना पड़ेगा? बिल्कुल, ठीक है सर, वही पूछ रहा था। हाँ, तो अब क्या है कि ये मेरा ट्रांजेक्शन फाइल हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक देखो स्टूडेंट आईडी हम लोगों ने कॉमन फील्ड रखा है, ये वाला स्टूडेंट आईडी या ये वाला स्टूडेंट आईडी, है ना, ये वाला स्टूडेंट आईडी हम लोगों ने बुक के साथ भी रखा है। तो ये सिर्फ इसी स्टूडेंट आईडी पर लिंक रहेगा, स्टूडेंट का और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रखेंगे हम लोग, सिर्फ आईडी रखेंगे, ठीक है। और नॉर्मली क्या होता है कि आईडी पर की फील्ड होता है और वो चेंज नहीं होता है, इसीलिए हम लोग को आईडी को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, इनकंसिस्टेंसी वाला भी, ठीक है। नेम चेंज हो सकता है, फोन नंबर चेंज हो सकता है, एड्रेस चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा एक कॉमन फील्ड पे हम लोग उसको लिंक करेंगे, ठीक। अब देखते हैं हम लोग मल्टीपल डेटाबेस ओपन कैसे करते हैं, ठीक है। जनरली सॉफ्टवेयर क्लोज फर्स्ट फाइल व्हेन वी ओपन अनदर डेटाबेस फाइल, because of Foxer use work area
to the database file, to open a database file, by default FOXO open only one work area, and in the one work area one file can be opened. ठीक है, वर्क एरिया कहने का मतलब ये हुआ, याद होगा तुमको कि हम लोगों ने बोला था कि जब हम मेमोरी यूज करते हैं, मेमोरी वेरिएबल यूज करते हैं और डिस्प्ले मेमोरी करते हैं, और डिस्प्ले मेमोरी करने के बाद हम लोग अगर डेटाबेस क्लोज करना रहता है तो क्लोज ऑल नहीं लिखते हैं, इसलिए कि सारा मेमोरी हमारा क्लियर मेमोरी जो करते थे, सारा मेमोरी क्लियर नहीं करते थे। उससे क्या होता था कि सारा मेमोरी क्लियर होने पे वो मेमोरी भी क्लियर हो जाता था, जहाँ पे फॉक्सो जिस मेमोरी को यूज कर रहा था ऑल ओपन डेटाबेस फाइल और इंडेक्स फाइल को ट्रैक करने के लिए, कौन कौन सा ओपन है ऑलरेडी। ठीक है, तो सारा तो हमारा मेमोरी ही है, मतलब रैम है, जहाँ पे किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए सारा इंफॉर्मेशन मिलता है, कौन सा फाइल खोल के रखना है, कौन सा इंडेक्स खुला हुआ है, एक्सेट्रा। तो अब बाय डिफॉल्ट डेटाबेस फाइल के लिए एक ही मेमोरी एरिया फॉक्सो खोल के रखता है, और उस मेमोरी एरिया में एक ही फाइल खुलता है, इससे ज्यादा नहीं खुलता है। ठीक है, अगर एक से ज्यादा फाइल खोलना है तो हमको एक से ज्यादा मेमोरी एरिया क्रिएट करना पड़ेगा, और हर उस मेमोरी एरिया में एक एक फाइल खोल सकेंगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट एक मेमोरी एरिया खुला होता है, और एक मेमोरी एरिया में एक ही फाइल खुल सकता है, इसलिए एक ही फाइल खुलता है। अगर हम एक से ज्यादा मेमोरी एरिया क्रिएट करने में सक्षम हो जाएं तो हम एक से ज्यादा फाइल खोल सकते हैं। तो बहुत सिंपल थिंग बात है। ठीक है, FOXO for DOS support 25 work area, and extended version of DOS and Windows support 255 work area. ठीक है, तो हम लोग जो FOXO यूज कर रहे हैं दैट इज FOXO for DOS, ये हमको 25 वर्क एरिया खोलने का परमिशन देता है, और 25 वर्क एरिया खोलने का परमिशन देता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम टोटल 25 फाइल एक साथ खोल सकते हैं। ठीक है, हम एक साथ टोटल 25 फाइल खोल सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है सर, इसका स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट पीछे कीजिएगा सर, स्क्रीनशॉट। यही ना, यस इसके पीछे। यस सर, पूरा टाइम हो सर गया। थोड़ा और पीछे। और पीछे यस सर, शुरू से। ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ? तो क्लास जब स्लाइड दिखाते हैं उस समय लिख दिया करो। सर इसका पीडीएफ सेंड कर दीजिए। अब क्लास खत्म हो जाएगा पूरा, हम पढ़ा लेंगे तब करेंगे। पीडीएफ सेंड करेंगे तो तुम लोग आना बंद कर दो क्लास में, दिक्कत ये। ठीक है सर थोड़ा सा पीछे कीजिएगा ना, सिर्फ एक स्टेप। ये ना, नहीं, इसके बाद वाला। यस सर, ये तो टाइम खत्म हो गया जाएगा सर। तुम्हारा स्क्रीनशॉट लेते हुए। हो गया सर। ठीक है, अब देखो वर्क एरिया जो है वो कैसे होता है। देखो हम लोग सिंटेक्स लिखते हैं सिलेक्ट और वर्क एरिया। वो सिलेक्ट वर्क एरिया लिखने पे हमारा वर्क एरिया ओपन हो जाता है, या वो लोग क्रिएट हो जाता है। वर्क एरिया को हम लोग कैसे रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, मेंशन कैसे करते हैं, मतलब किस नाम से करेंगे? तो वर्क एरिया हमारा सिर्फ अल्फाबेट ABC या नंबर 1 2 3 के रूप में हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, वर्क एरिया जो हमारा होता है मेमोरी एरिया का एरियस होता है, जहाँ पे खुल रहा है जिस मेमोरी एरिया में, उसको हम अपने सुविधा के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 या ABCDEFGH करके हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। और जिसमें हम खोलते हैं जिस डेटाबेस को, सॉफ्टवेयर उसको ट्रैक करके रखता है कि भाई इस एरिया में ये फाइल खुला हुआ है। कैसे खोलेंगे? अच्छा, एक चीज और देख लो कि 10 से ऊपर जब होगा तो हम लोग नंबर ही यूज करेंगे।